नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। और जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं फटाफट कमेंट करके बताते हुए चलेंगे आप सभी को आवाज़ जो है क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नीचे देखिए आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक हमसे इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर जाके फॉलो कर लीजिए। डेली आप सभी को वहाँ पर भी जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है देखने को मिलते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए काफ़ी लोग देखिए यहाँ पर धीरे धीरे जुड़ना स्टार्ट हो गए हैं। इसके अलावा आप सभी को पता है कि मेरी डेली 3 क्लासेज अनअकैडमी पे भी चलती है। तो आप लोग अनअकैडमी पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। सिंपली आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पे मुझे जाकर के फॉलो कर लेना है। तो आप लोग मुझे वहाँ पे जाकर के फॉलो कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, उसे ओपन करना है और वहाँ पर मैंने आपको एक वीडियो भी बना दिया है कि कैसे आप लोग वहाँ पर जुड़ सकते हैं। अगर आप लोग मेरी क्लास नहीं ले पाते हैं कि अनअकैडमी पर कैसे आपकी क्लास लेनी है, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक दिया है कि अनअकैडमी की क्लास कैसे लें। उस वीडियो को देख सकते हैं और उससे आप लोग आराम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, और ये हमारा इनवाइट कोड है डियर गुरुजी। इस इनवाइट कोड की वजह से जो है आप लोग मेरी क्लासेस को बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें जो है याद रखिएगा। और इसी कोड की मदद से अगर आप लोग प्लस पे भी कोई कोर्स परचेज करते हैं तो प्लस में भी इसी कोड की मदद से आप लोग जो है बिल्कुल फ्री, मतलब 10% डिस्काउंट के साथ प्लस में कोई भी कोर्स जो है ले सकते हैं, A to Z किसी भी कैटेगरी में। तो चलिए, काफ़ी लोग यहाँ पर देखिए जुड़ चुके हैं। अभी हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। और पीडीएफ आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिएगा, पीडीएफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों के कितने प्रकार होते हैं। चलिए सर, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो बात याद रखिए दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में वर्णों के टोटल कितने प्रकार होते हैं सर? 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार होते हैं। एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4, जो जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया ना? अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? बताइए सर, इन चारों में किस में भैया उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। सर किस में सर उपसर्ग नहीं लगा है? सर जवाब सभी लोग देते हुए चलिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अधिशासी है, विनाश है, प्रशंसा और प्रत्याशा है। तो यहाँ पर देखा जाए प्रशंसा की अगर हम बात करते हैं, देखो प्रशंसा में आपका उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। देखा जाए तो इसमें वी उपसर्ग लगा है, इसमें अधि लगा हुआ है, इसमें आपका प्रति लगा हुआ है। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर प्रशंसा में आपका जो उपसर्ग है कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 2 है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया सर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्या कह रहा है कि क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा? चलिए सर फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। सर क्रय शब्द में ऐसा कौन सा उपसर्ग लगा देंगे कि उसका अर्थ जो है विकृत हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा? तो क्रय का विलोम क्या होता है सर? विक्रय होता है ना। तो बिल्कुल सही बात है सर, यहाँ पर अगर हम लोग वी लगा देंगे तो ये विक्रय बन जाएगा। तो ऑप्शन जो इसका 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, संस्कृति का विशेषण क्या हो जाएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 4 है, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। सर संस्कृति का विशेषण क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक होता है, लेकिन कौन सा सांस्कृतिक? ऑप्शन नंबर 1 वाला या 2 वाला? बिल्कुल सही बात है सर, ऑप्शन नंबर जो इसका 1 वाला है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सांस्कृतिक। तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिवाचक संज्ञा सर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो याद रखिएगा, यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करते हैं तो गाय है, पहाड़ है, यमुना है। तो यहाँ पर यमुना जो है दोस्तों बिल्कुल सही बात है सर, जो यमुना है ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। गाय, पहाड़, आम की बात करते हैं तो ये आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तिवाचक का मतलब होता है किसी का नाम, स्पेशली नाम हो, किसी शहर का नाम हो। तो सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है कि इनमें से एक क्रिया विशेषण कौन सा है? फटाफट बताइए सर। वह धीरे से बोलता है, क्रिया विशेषण की बात कर रहा है, यानी कि क्रिया की विशेषता किसमें बता रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 6, फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए सर। वह रमेश तेज धावक है, धावक है, सत्यवाड़ी सुंदर होती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो पहला ऑप्शन देखिए ध्यान से, इस पहले ऑप्शन में यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई, बोलने की विशेषता बताई, धीरे से बोलता है। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में देखा जाए तो क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 100 क्वेश्चन करने तो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर, क्योंकि 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं आपको। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइए सर, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 7 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। मानक हिंदी बताइए सर।
जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों मानक हिंदी के बारे में, तो साहित्यिक रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप, पहला तो देखा जाए तो ये तात्पर्य निकल रहा है कि साहित्यिक रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप, और केवल लिखने पढ़ने की हिंदी मानक हिंदी नहीं होती है, साधारण बोलचाल की हिंदी मानक हिंदी नहीं। मानक मतलब एक स्टैंडर्ड और मध्यकालीन साहित्यिक पुस्तकों की हिंदी नहीं भाई। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। चलिए जवाब देते हुए चलेंगे सर। हाँ, तो यहाँ पर देखा जाए तो अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में किसमें हुआ है, तो देखिए यहाँ पर फटाफट जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुमने अच्छा किया जो आ गए, पहला दे रहा है तुमने अच्छा किया जो आ गए, तो यहाँ पर अच्छा का प्रयोग भैया विशेषण के रूप में नहीं हुआ है। यह स्थान बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर देखा जाए तो जी हाँ इसकी बड़ाई कर गुण बताया जा रहा है, तो यहाँ पर देखा जाए तो यह स्थान बहुत अच्छा है, तो ऑप्शन जो इसका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाई ठंडी में आलस का लोग रास्ता ढूंढ ही लेते हैं, तो बताइए सर कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक सबको पता नहीं क्या होता है, मिठाई, लड़ाई, चतुराई और उतराई। तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 9 में जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सर। मिठाई की अगर हम बात करते हैं तो भाई मिठाई जो है आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है, बिल्कुल सही बात है। मिठास आपका जो होता है भाववाचक संज्ञा होता है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर 1 जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है सर। मिठाई जो है आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है, चतुराई, उतराई और लड़ाई आपका है। समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया निश्चित शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है। निश्चित जो शब्द है वो क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है। निश्चित बताइए सर, प्रश्नवाचक तो होगा नहीं, हेतुबोधक या हेतुवाचक। तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर परिमाणवाचक। भाई निश्चित है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर सभी को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कि अभिधेयार्थवाचक शब्दों का संबंध किससे है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिधेयार्थवाचक शब्दों का संबंध जो है किससे है, प्रेरणात्मक से, परिमाणवाचकता से, या इन सभी से, या मूलार्थ व्यंजकता से। फटाफट सभी लोग क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब देते हुए चलेंगे सर। अभिधेयार्थ, अभिधेयार्थ की बात कर रहा है ना, तो ये थोड़ा सा अलग चीज है, याद रखिएगा मैं आपको समझाता हूँ। वाक्य के मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को अभिधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, अभिधा बोलते हैं। और अभिधा शक्ति से निकलने वाले अर्थ को अभिधेयार्थ बोलते हैं। इसलिए जो अभिधेयार्थ होता है, इन वाचक शब्दों का जो संबंध होता है वो मूलार्थ व्यंजकता से होता है। किससे होता है दोस्तों, मूलार्थ व्यंजकता से होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है, वर्णानुसार काल से उत्पन्न भेद इंगित कीजिए। वर्णानुसार यानी कि वर्ड के अकॉर्डिंग काल से उत्पन्न भेद को आप सभी को इंगित करना है वर्ड के अकॉर्डिंग। प्लुत, उदात्त, अनुनासिक या अनुदात्त। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ड के अकॉर्डिंग बताना है। देखिए प्लुत आपका मात्रा के हिसाब से होता है, समझ में आ गया ना। तो प्लुत स्वरों का एक प्रकार होता है जिन स्वरों में उच्चारण हवा और नाक से निकलता है। तो यहाँ पर देखिए वर्ड के अकॉर्डिंग याद रखिएगा, यहाँ पर जो अनुदात्त है ये करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़े से कठिन क्वेश्चन भी है, थोड़े से सरल क्वेश्चन भी है, बट याद रखिएगा यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर इसका 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। वर्णानुसार जो काल से उत्पन्न भेद होते हैं वो आपके अनुदात्त होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि हिंदी में जो कृत प्रत्यय है उनकी संख्या कितनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या आप सभी को बतानी है कितनी है। 13। फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए सर। कृत प्रत्यय क्या होता है सर, वे जो शब्दों के अंत में जुड़ करके उनमें परिवर्तन ला देते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं, और क्रिया के अंत में जुड़ के कृत प्रत्यय होता है। फटाफट बताइए सर इनकी संख्या कितनी है। 3, 30 है, 50 है, 28 है या 40 है। तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर जो 28 वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हिंदी में जो कृत प्रत्यय होते हैं उनकी संख्या टोटल कितनी होती है, 28 होती है। जैसे अक, इन, आन, आई, इत, इत्र, इक, दान, बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया सर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है, मैं खाना खा चुका हूँ। 2 ही ऑप्शन दिए गए हैं तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो। इसमें भूतकालिक भेद कौन सा है, बताइए सर। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित करना, तो बहुत ही आसान सा है, पूर्ण भूतकाल। बिल्कुल सही बात है सर। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि भैया वृत्त धातु में ये अगर प्रत्यय लग जाए और मूल प्रत्यय लग जाए तो शब्द का क्या रूप होगा, बताइए सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वृत्त धातु में ये अगर प्रत्यय लग जाए तो शब्द रूप क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे।
मूल, ये देखिए क्वेश्चन देखने से लग रहा है कि आपका कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, बट यहाँ पर याद रखिए दोस्तों, अगर वृत्त धातु में अगर ये प्रत्यय लगा देते हैं तो आपका व्रंत बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों? आपका व्रंत बन जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका 3 है वो करेक्ट होगा। एक वाला करेक्ट नहीं होगा सर, ऑप्शन नंबर 3 व्री वाला नहीं होगा, व्रा होगा। क्लियर है? कुछ लोग यहाँ पर व्री कर दे रहे हैं, बट यहाँ पर अगर ये प्रत्यय लगाएंगे तो ये वाला बनेगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कृष्ण ने गाना गाया, इस वाक्य में कारक कौन सा है? कृष्ण ने गाना गाया, इस वाक्य में कारक बताना आप सभी को। फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। कृष्ण ने गाना गाया, कारक क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर बिल्कुल सही बात है सर, यहाँ पर कर्ता कारक हो जाएगा। कृष्ण ने गाना गाया, तो बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 4, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द जो है क्या कहलाते हैं? रूढ़, यौगिक या योग रूढ़, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट बताइए सर। तो याद रखिए दोस्तों, स्वतंत्र सत्ता धारण करने की बात हो रही है ना, तो भैया रचना के आधार पर आपके जो शब्द होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका रूढ़ होता है, एक आपका यौगिक होता है, एक आपका योग रूढ़ होता है। तो याद रखिएगा, जो यहाँ पर कह रहा है स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द, तो यहाँ पर जो स्वतंत्र सत्ता धारण नहीं करते यानी कि स्वतंत्र नहीं होते, तो यहाँ आई होप यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर रूढ़ शब्द या योग रूढ़ या यौगिक कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन पढ़िए, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? यानी कि ऐसे शब्द जो स्वतंत्र सत्ता धारण नहीं करते हैं। अब रूढ़ शब्द जो स्वतंत्र होते हैं, नाक स्वतंत्र है, योग रूढ़ में भी देखा जाए तो और यौगिक में देखा जाए तो इन दोनों में से कोई एक होगा। कुछ लोग एक जवाब दे रहे हैं, बट यहाँ पर आई होप ऑप्शन जो इसका 3 है वो ज्यादा करेक्ट होगा, क्योंकि यौगिक का मतलब क्या होता है कि वो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर के बनते हैं, और उनका जो होता है अगर दोनों मिलकर के अपना अर्थ ना करके दूसरे कर दिखाते थे। यहाँ पर देखा जाए तो स्वतंत्र सत्ता ना धारण करने वाले जो शब्द हो जाएंगे आपके यौगिक हो जाएंगे। तो ऑप्शन जो इसका 3 है वो यहाँ पर हिसाब से करेक्ट हो जाएगा। परिभाषा को थोड़ा ध्यान से पढ़ना आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भैया पत्र में, देखिए पत्र से संबंधित क्वेश्चन है कि पत्र में अपने से बड़े के लिए संबोधन शब्द कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18, फटाफट जवाब दीजिए सर। पत्र में अपने बड़े से बड़े के लिए संबोधन के लिए शब्द क्या हो जाएगा? बताइए सर, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? बताइए। अगर हम बात करते हैं पत्र में, अगर हमको अपने बड़े की बात कर रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? श्रद्धेय, चिरंजीवी, आयुष्मान। तो याद रखिए दोस्तों, श्रद्धेय बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन जो इसका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जल्दी जल्दी करते हैं अब, कि पत्र में अपरिचितों को संबोधित करने के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? पत्र में अपरिचितों को संबोधित करने के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? फटाफट सभी लोग जवाब देते चलिए। तो यहाँ पर श्रीमान, अपरिचित हो है ना, तो यहाँ पर याद रखिएगा अपरिचितों के लिए जब हम लोग सब संबोधित करते हैं तो प्रिय महोदय या श्रीमान, इन दोनों में से कोई एक लगाते हैं, बट यहाँ पर प्रिय महोदय जो है करेक्ट हो जाएगा। कुछ लोग श्रीमान बोल रहे हैं, बट यहाँ पर प्रिय महोदय शब्द का संबोधन करते हैं। क्लियर है? आदरणीय माता पिता के लिए किया जाता है, और श्रीमान जो है किया जाता है अपने से बड़े जिनको हम लोग अच्छे से जानते हैं, श्रीमान। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि इस चिन्ह का नाम बताइए। ये बताइए इस चिन्ह को क्या नाम दिया गया है? बताइए सर। ये सब बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में तो इसको बोलते हैं अनुनासिक, यानी कि चंद्र बिंदु, यानी कि ऑप्शन जो इसका 3 है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? फटाफट बताइए सर, व्यक्तिवाचक संज्ञा इनमें से कौन सा है? मांडवी, भला, घरेलू या स्वतंत्र? 21, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पर मांडवी हो जाएगा, क्योंकि मांडवी एक नाम है और यहाँ पर मांडवी जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के इसलिए अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना सर? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इनमें से अव्यय कौन सा है? बहुत ज्यादा बोलने का हिम्मत नहीं है सर, फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे सर। इनमें से अव्यय कौन सा है? आवाज सबको क्लियर आ रही है ना? चलिए, अव्यय कौन सा है? तो याद रखिएगा, सजल, पतित, धीरे धीरे और सुंदर, इन सब में अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 23 में, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? 2, धीरे धीरे, जो ऑप्शन नंबर जो इसका 2 है ये आपका अव्यय हो जाएगा। अव्यय शब्द में क्या होता है कि लिंग, वचन, कारक, इन सब में कोई भी आपका विकार नहीं उत्पन्न हो सकता है, विकार नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? बताइए सर, इन चारों में से क्रिया विशेषण कौन सा है? ये तो बहुत ही आसान सा है, बिल्कुल सही जवाब देखते ही क्वेश्चन जवाब आना शुरू हो गया है, धीरे धीरे। तो यहाँ पर जो धीरे धीरे है वो आपका क्या हो जाएगा सर? क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित पद में इक प्रत्यय लगाने से बने कौन से हैं? निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद आपका गलत है? फटाफट जवाब दीजिए सर, कौन सा पद जो है इक प्रत्यय से नहीं बना है? तो पाक्षिक है, और सामाजिक है, भौमिक है और दैविक है। 25 अगर देखा जाए तो यहाँ पर सामाजिक में देखा जाए तो समाज शब्द जो है एक प्रत्यय से नहीं बना है सर।
समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर समाज जो शब्द है, सामाजिक जो शब्द है वो आपका इक प्रत्यय से नहीं बना है। तो यहाँ पर जितने लोग 3 नंबर जवाब दे रहे हैं वो लोग करेक्ट है। पाक्षिक, भौमिक और दैविक में इक प्रत्यय आपका लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाए कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। व्यवस्था से पहले ऐसा कौन सा उपसर्ग लगा दे कि उसका अर्थ जो है विपरीत हो जाए। तो व्यवस्था का विपरीत क्या होता है? अव्यवस्था होता है भाई। अव्यवस्था ये वाला नहीं होता है, ये वाला होता है। ऑप्शन नंबर 2 वाला होता है सर, याद रखिएगा। तो ऑप्शन जो इसका 2 है करेक्ट हो जाएगा भाई। अव्यवस्था ऐसे तो लिखते हो ना, क्लियर है ना सभी को। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि का वर्ड का उच्चार स्थान क्या होता है भाई। का वर्ड का खा गा घा अंगा कहाँ से बोल रहे हो सर? कंठ से बोल रहे हो, बिल्कुल सही बात है सर। जब भी नहीं समझ में आए तो आप बोल के देख लिया करो। पा बोलो तो पा में देखो ओठ टच हो रहे हैं, पा तो पा वर्ग ओठ से होता है। इस तरह चा वर्ग में तालु होता है, ता वर्ग में दांत होता है, ऐसे आप सभी याद कर सकते हो। टा वर्ग में मूर्धा होता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि या वर्ड का उच्चार स्थान क्या है भाई। या वर्ड का उच्चार स्थान क्या है? अंतः से व्यंजन होते हैं यार अलावा, बट आपको उच्चार स्थान बताना है। तो याद रखिए दोस्तों, जो या वर्ड होता है इनका जो उच्चार स्थान होता है इनका भी तालु ही होता है। क्या होता है दोस्तों? आपका तालु ही होता है। या का भी या बोलो तो आपका जीभ हल्का सा तालु में टच होता है या, तो आपका यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। क्लियर है। रा आपका मूर्धा होता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। टा वर्ग का उच्चार स्थान क्या होता है? बताइए सर। टा वर्ड, अभी मैंने आपको बताया था टा वर्ड का उच्चार स्थान क्या होता है। आप लोग जवाब दे सकते हो आसानी से। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, मूर्धा होता है। टा वर्ड की अगर हम बात करते हैं तो इनका उच्चार स्थान क्या होता है दोस्तों? मूर्धा होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। तो देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से विशेषण चुनना है आप सभी को। भलाई, थोड़ा, मिठास और स्वयं, इन सब में विशेषण कौन सा है? तो 3 नंबर की बात करते हैं। बिल्कुल सही बात है सर, थोड़ा जो है आपका विशेषण हो जाएगा। कैसा विशेषण है सर? आपका परिमाणवाचक विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? बताइए सर। भारतीय शब्द का बहुवचन यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 31, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो याद रखिएगा भारतीय का भारतीयों होता है, बट कौन सा वाला? बी वाला आई थिंक यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है सर, जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि लक्ष्मण एक कुशल कार्य करता है, इसमें लक्ष्मण क्या है? बताइए सर। लक्ष्मण जो है एक कुशल कार्य करता है, इसमें लक्ष्मण क्या है? सॉरी, इसमें विशेषण क्या है ये बताना, माफ कीजिएगा। लक्ष्मण एक कुशल कार्य करता है, इसमें विशेषण आप सभी को बताना क्या है। तो याद रखिएगा कार्यकर्ता कुशल है। तो देखा जाए तो यहाँ पर विशेषण आपका क्या हो जाएगा? कुशल हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया सर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि भैया निम्नलिखित में से हिंदी भाषा की लिपि है। बताइए सर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। हिंदी भाषा की लिपि आप सभी को बतानी है। फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे सभी लोग। तो याद रखिए दोस्तों, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी होती है, सभी को पता है। तो ऑप्शन जो इसका 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्या कह रहा है कि निर्वासित शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय लगा है? निर्वासित जो शब्द है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। बिल्कुल सही बात है सर। निर्वासित में इत लगा है, इक लगा है या सित लगा है? दोनों तीनों में से आप फटाफट बताइए सर। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, इत प्रत्यय लगा हुआ है। तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि लाइक वाला, यानी कि ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। और सित प्रत्यय नहीं लगा है सर। सित प्रत्यय से, सित वाली बात तो कोई प्रत्यय ही नहीं है। इक तो प्रत्यय है, इक से दैविक बनता है। और आपका भी ने आपको बताया था, बहुत सारे बताए थे, वो आपके बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वर्ड तालव्य और नासिक्य है? बताइए। तालव्य भी है और नासिक्य भी है। बहुत ही फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे सर। चा, छा, जा, झा, इया। तो देखा जाए तो जो इया होता है, याद रखिएगा, इया जो वर्ड होता है वो आपका तालव्य भी होता है और आपका नासिक्य भी होता है। तो बिल्कुल सही बात है। तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द यानी कि स्वतंत्र शब्द है, उसका कोई तोड़ नहीं है, उसको आप और कोई शब्द नहीं बना सकते। तो रूढ़ शब्द कौन सा हो जाएगा सर? यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर 36, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो 4 है करेक्ट हो जाएगा। लोटा, ये जो आपका देशज में भी आता है और आपका एक रूढ़ शब्द भी है। और दूध वाला, लंबोदर, घुड़साल की अगर हम बात करते हैं तो दूध वाला और घुड़साल आपका यौगिक है, और लंबोदर की अगर हम बात करते हैं तो वो आपका योग रूढ़ हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? बताइए सर। कैलाश, काशी, गंगा और नदी, जातिवाचक का मतलब क्या होता है?
किसी जाति को लोग करे, तो यहाँ पर देखा जाए तो कैलाश, गंगा और काशी ये आपके व्यक्तिवाचक है, लेकिन हम बात करते हैं नदी के बारे में तो ये आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि किसी वर्ग के प्रथम अक्षर से परे यदि कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उस वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाता है। सर फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा है, 38 है। बताइए सर 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सर माफ कीजिएगा, चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों 38 की अगर हम बात करते हैं, किसी वर्ग के प्रथम अक्षर से परे यदि कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उस वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर अनुनासिक ही हो जाएगा सर, 4 नहीं होगा सर, अनुनासिक ही होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए निरानुनासिक दिया गया है, तो निरानुनासिक भैया क्या होता है, वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में हवा मुंह से निकलती है, जैसे आ, बड़ा आ, ई। क्लियर है। संयुक्ताक्षर तो आप सभी को पता ही पता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन कौन से, बताइए सर। संयुक्त व्यंजन आप सभी को बताना है कौन कौन से हैं, या, रा, ला, वा। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो छा, त्रिज्ञा, बिल्कुल सही बात है, छा, त्रिज्ञा ये जो होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। का और खट्टी सा, ता और आधा रा और जा और या से मिलकर बनता है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्थ वर्ण का उदाहरण है। बताइए सभी लोग, अंतःस्थ वर्ण का उदाहरण कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। यहाँ पर अंतःस्थ वर्ण कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 40 है, जवाब दीजिए सभी लोग। तो याद रखिए दोस्तों, अगर हम 40 की बात करते हैं तो 40 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दंत तालव्य जो आपका वा है, ये आपका वैसे भी या, रा, ला और वा ये आपके अंतःस्थ वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर जो वा है आ रहा है, वैसे भी आपका एक दंत तालव्य भी याद रखिए, दो चीजें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि हिंदी में किन 2 वर्णों के द्विस्पृष्ट और मूर्धन्य के दो उच्चारण होते हैं। बताइए सर, हिंदी में किन 2 वर्णों के द्विस्पृष्ट और मूर्धन्य के दो उच्चारण होते हैं। 41, फटाफट जवाब दीजिए सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा द्विस्पृष्ट की बात करते हैं तो याद रखिएगा द्विस्पृष्ट आपके ढा और ड़ा, किसके भैया, ढा और ड़ा के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 3rd वाला है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया सर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, कौन से दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं है। बताइए कौन से दीर्घ स्वर आपके हिंदी में नहीं है, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। 42 का जवाब बताइए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए ए है, री है, शू और री है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो दीर्घ स्वर की बात हो रहा है ना, तो यहाँ पर हिंदी में कौन सा स्वर नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 42 में देखा जाए तो आपका जो ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर ये सू नहीं, ये आपका ये सा ही है, सा और री। तो दोनों ऑप्शन ये दोनों जो है आपके हिंदी में नहीं है। तो ऑप्शन जो इसका 4 है, दीर्घ स्वर की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका 4 है दोनों यहाँ पर नहीं हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ये री जो होता है आपका हर्ष स्वर के अंतर्गत आता है, इसलिए आपका दीर्घ स्वर में नहीं हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, हल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। हल शब्द बताइए सर, जो हल शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है। हलंत जिसको बोलते हैं, हलंत किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हलंत तो ऑप्शन में ही है, तो ऑप्शन जो इसका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हलंत के लिए हल शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि भैया निम्न में से विस्मयादि बोधक शब्द कौन सा है। बताइए निम्न में से विस्मयादि बोधक शब्द फटाफट बताइए सर कौन सा हो जाएगा। कौन सा नहीं है, यहाँ पर ये होना चाहिए था। आई होप क्लियर है। यहाँ पर क्वेश्चन है कौन सा शब्द नहीं है, यहाँ पर कौन सा नहीं है बताइए सर। अब तो मैंने क्लियर कर दिया ना, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जो किंतु है ये आपका विस्मयादि बोधक शब्द नहीं है। क्लियर है। तो ऑप्शन जो इसका 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वर्डों में से कौन सा वर्ड मूर्धन्य है। फटाफट बताइए सर, मूर्धन्य अभी मैंने आपको बताया था मूर्धन्य कौन सा होता है। 45 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सभी लोग। याद रखिए दोस्तों 45 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। टा, जो टा है ये आपका मूर्धन्य के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से वाक्य में अव्यय कौन सा है। देखिए आ, बा, सा, दा दिया गया, ओह कितना बुखार और मेरे नन्हे को, इन चारों बताना आपको अव्यय कौन सा है। 46 फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर।
तो भाई देखा जाए तो यहाँ पर ओह जो है ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट की बात करते हैं तो ये आपका एक अव्यय है। क्या है दोस्तों, आपका एक अव्यय है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओह जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। क्लियर है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से बताइए कि किस शब्द में उपसर्ग एवं संधि दोनों है। बताइए किस शब्द में उपसर्ग भी है और आपकी संधि दोनों है। फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा है सर? फर्स्ट 47 है। देखा जाए यहाँ पर अभीष्ट है, अभिनय है और यहाँ पर अभिमत है और अभिनव है। तो इन सब में देखा जाए 47 में तो अभीष्ट, देखो अभी प्लस ईस्ट, अभी प्लस ईस्ट, अभी में छोटा ही लगेगा, माफ कीजिएगा, अभी प्लस ईस्ट, ये मिलकर बना हुआ है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये स्वर संधि भी है और यहाँ पर उपसर्ग भी अभी लगा हुआ है। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट रहेगा और सब में संधि है ही नहीं। क्लियर है, सिर्फ उपसर्ग उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि व्यंजनों में बताइए कि कौन सा वर्ड महाप्राण है। महाप्राण आप सभी को बता रखा है ना, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन जो होता है महाप्राण होता है। तो इन बताइए सर इन व्यंजनों में कौन सा वर्ड जो है आपका महाप्राण है। 48 फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। तो याद रखिएगा, देखिए हमने बताया ना प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, तो का तो पहला है, गा तीसरा है और आ तो है नहीं। यहाँ पर बचा क्या ऑप्शन नंबर 2 खा, क्योंकि का खा गा घा, तो ये खा हो गया और घा हो गया, ये आपके महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ गया सर। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ड ओष्ठ्य नहीं है। बताइए यहाँ पर ओष्ठ्य कौन सा नहीं है। 49 फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। टा फा पा और भा, यहाँ पर बताइए कौन सा वर्ड जो है आपका ओष्ठ्य नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पा फा बा ये ओष्ठ्य है, बट यहाँ पर टा की बात करते हो तो आपका मूर्धा होता है, तो आपका ये आपका ओष्ठ्य नहीं होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से जो क वर्ग है उसके सभी वर्ड क्या कहलाते हैं। क वर्ग क्या होता है, फटाफट बताइए सर। क वर्ग क्या होता है, कंठे होता है। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है सर, ऑप्शन नंबर जो इसका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है। आवाज क्लियर नहीं आ रही होगी अभी तक आपको, बट आई होप अब क्लियर आ रही होगी, अब ज्यादा क्लियर आ रही होगी। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, मेरा ध्यान नहीं दिया था, माइक नीचे पड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि डॉक्टर शब्द में जो आ ध्वनि है वो किस भाषा से आई है। बताइए सर जो डॉक्टर शब्द है इसमें जो आ ध्वनि है वो किस भाषा से आई है। फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। 51 बताइए सर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आ की बात कर रहे हैं तो 51 की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्लियर है। तो आ ध्वनि जो है आपका अंग्रेजी से आया हुआ है। क्लियर है भाई, आ ध्वनि याद रखिएगा अंग्रेजी से है, डॉक्टर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें यहाँ पर क्या कह रहा है 52 नंबर कि हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। हिंदी की उत्पत्ति बताइए सर किस अपभ्रंश से हुई है। कई बार क्वेश्चन आप सबको मिल चुका होगा, फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे सर। हिंदी की उत्पत्ति बताइए किस अपभ्रंश से हुई है। तो याद रखिए दोस्तों हिंदी की जो उत्पत्ति है शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। किससे दोस्तों, शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। तो ऑप्शन जो इसका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया सर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण आप सभी को बताना है कौन सा है। सीता बाजार जाती होगी, रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, वर्षा हो रही है, वह कोलकाता जाता है। 53 फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिएगा सामान्य वर्तमान काल यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्षा हो रही है ये आपका क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि पशु शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा। बताइए सर जो पशु शब्द है इसका विशेषण क्या हो जाएगा। 54 फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो पशु का जो विशेषण होता है याद रखिएगा पार्श्विक होता है। कुछ लोग पशुता बोल रहे हैं बट यहाँ पर पार्श्विक जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। पार्श्विक जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। पार्श्विक शब्द जो होता है, पार्श्विक एक प्रवृत्ति होती है जो पशुओं के लिए विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, जैसे मानव के लिए मान होता है वैसे पशुओं के लिए पार्श्विक होता है। 55 नंबर देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है। बताइए सर इन चारों में आपको भाववाचक संज्ञा बताना है, कौन सा भाववाचक संज्ञा है। 55 फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। तो याद रखिएगा लंबाई है, बहन है और शत्रुता है और दया है। तो यहाँ पर देखा जाए भाव की बात हो रहा है ना, तो शत्रु से बना है शत्रुता। तो आई होप यहाँ पर जो जितने लोग जवाब दे रहे हैं 4 नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा सर, शत्रुता। क्लियर है। शत्रुता जो शब्द है आपका ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर है।
बहन लंबाई और दया नहीं होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर बहन जो है, सॉरी यहाँ पर पूछ रहा है, माफ कीजिएगा 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक में से हो रहा है। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर लंबाई, लंबाई और दया में देखा जाए तो बिल्कुल सही बात है। कुछ लोग 1 और 3 भी बोल रहे थे, मैंने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा नहीं था। तो लंबाई, दया और शत्रुता है, लेकिन बहन की बात करते हैं। देखो सबसे पहले ध्यान शत्रुता पे गया था, मैंने 4 टिक कर दिया था। पर अगर हम बहन की बात करते हैं तो ये आपका एक जातिवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन जो इसका 4 है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। समझ में आ गया ना? चलिए, क्वेश्चन को कभी भी ध्यान से पढ़ना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि वचन बदलना है, सही विकल्प चुनिए। बहू का वचन बदलना है सभी को। बहू का बहुवचन क्या हो जाएगा बताइए सर, फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए सर। तो बहू का जो बहुवचन होता है आपका बहुए होता है, यानी कि ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि भैया लचकीला में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। चलिए फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, लचकीला की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो प्रत्यय प्रयोग हुआ आपका ईला प्रत्यय प्रयोग हुआ है। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा था। तो ऑप्शन जो इसका 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 58, फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे सर। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, प्रख्यात की अगर हम बात करते हैं तो उपसर्ग लगा है ना, तो यहाँ पर देखा जाए तो प्र उपसर्ग लगा है। बिल्कुल सही बात है सर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। तो देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ आनंद मंगल है, चिंता की कोई बात नहीं है, माता जी को तेज ज्वर है। उपयुक्त वाक्य में दोष, कैसा दोष है बताइए सर। यहाँ आनंद मंगल है, चिंता की कोई बात नहीं है, माता जी को तेज ज्वर है। यहाँ पर आपको बताना दोष, कैसा दोष है बताइए सर। चलिए, अब देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो आपको पक्ष दोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जिसका 3 है करेक्ट होगा। क्यों सर? पक्ष दोष का मतलब क्या होता है ये समझ लो। पक्ष दोष का मतलब होता है कि आपको क्वेश्चन में जो आपको कथन दिया गया है वो कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग मतलब यहाँ आनंद मंगल है, चिंता की कोई बात नहीं, यानी कि आनंद मंगल है, चिंता की कोई बात नहीं। अब कंफ्यूजन है, माता जी को तेज ज्वर है, तो क्वेश्चन जो है कंफ्यूज कर दिया, जो कथन जो है कंफ्यूज कर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, पक्ष दोष हो जाएगा। तो ये चीज याद रखिएगा। क्लियर है? तो ये होता है पक्ष दोष। समझ में आ गया सभी को कि यह बात जो है आपको वाक्य जो है स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, बेसिकली कहना क्या चाह रहा है भाई। आनंद मंगल है, उसके बाद तेज ज्वर भी है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि निम्नांकित में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है बताइए सर। यहाँ पर आप सभी को बताना है उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 60, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। जितने भी लोग जुड़े एक एक करके सभी लोग जवाब देते हुए चलिए सर। निम्नांकित में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 60, जवाब देते हुए चलेंगे सर। क्या हो जाएगा बताइए करेक्ट आंसर। चलिए याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर कुलीन है, विनम्रता है, सुदर्शन है। अब यहाँ पर देखा जाए कुलीन की बात करते हैं तो कुलीन में उपसर्ग नहीं है। याद रखिएगा, कुलीन शब्द में आपका उपसर्ग नहीं है। कुल शब्द में इन प्रत्यय जोड़ा गया है तो कुलीन बना है। तो यहाँ पर कोई भी उपसर्ग नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। 61 में फटाफट बताइए सर, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 61, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। 61 बताइए सर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो विकास, सुंदर, भारतीय और विवाद में देखा जाए तो विवाद, देखिए विवाद शब्द की बात करते हैं तो इसमें वी उपसर्ग का यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसमें ये सारे मूल वर्ड हैं। तो यहाँ पर भारतीय, भारत में देखा जाए तो प्रत्यय जुड़ा है, बट और किसी में आपका उपसर्ग या प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्नांकित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। फटाफट सभी लोग जवाब देते चलेंगे सर। यहाँ पर प्रत्यय का प्रयोग किस में हुआ है? तो भाई प्रत्यय की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर धनिक, बिल्कुल सही बात है सर। धनिक शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और किसी में प्रत्यय नहीं लगा है। क्लियर है? तो ऑप्शन जो इसका 3 है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 63 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रियार्थक संज्ञा है। बताइए सर, कौन सा शब्द आपका क्रियार्थक संज्ञा है? खेल, महान, गणना या पीना। चलिए सर, जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार करता है तो वो आपका क्रियार्थक संज्ञा कहलाता है। तो याद रखिएगा, जब कोई क्रिया, तो खेल, गणना, पीना, इन सब में बताओ महान तो कोई क्रिया है नहीं, महान तो क्रिया कोई क्रिया नहीं है नहीं। तो यहाँ पर 3 तो ऑप्शन वैसे भी नहीं होगा। बात हुई आपकी यहाँ पर गणना के बारे में। देखो गणना जो है ये शब्द आपका क्रियार्थक संज्ञा हो जाएगा। और मैंने आपको बताया ना कि जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति, गणना एक संज्ञा की भांति कभी कभी काम करता है कि चलो गणना करो, गणना करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, तो ऐसे आप इसको प्रयोग संज्ञा के रूप में कर सकते हैं। क्लियर है?
अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया जो शब्दांश शब्द के आदि में जुड़ करके शब्द के पहले अर्थ को परिवर्तित कर दे उन्हें क्या कहते हैं? आदि और अंत। आदि मतलब होता है पहले, तो बताओ सर आदि भी कौन जोड़ता है सर? आदि मतलब पहले होता है यानी कि उपसर्ग, यानी कि ऑप्शन जो इसका 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया सर? आते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो देखिए क्या कह रहा है, निम्नांकित में से अव्यय का कौन सा भेद नहीं है? बताइए सर, अव्यय के कई सारे भेद होते हैं, इसमें से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? फटाफट सभी लोग जवाब दीजिएगा। अव्यय के 4 भेद होते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं। एक आपका समुच्चय बोधक होता है, एक क्रिया विशेषण अव्यय होता है, एक आपका संबंध बोधक होता है, एक आपका विस्मयादि बोधक होता है। तो इन चारों में आपको बताना कौन सा नहीं है, तो विचारादि बोधक। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, विस्मयादि बोधक को भावादि बोधक भी कहते हैं, तो ये मत सोचिएगा सर 2 वाला ऑप्शन हमने नहीं बोला था। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने से उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? बताइए सर, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पहले अगर लगा दे तो उसका मतलब जुल्म हो जाएगा? बताइए सर, किसमें अत्याचार या निराचार या दुराचार? बताइए सर, फटाफट जवाब दीजिए सर, कौन सा प्रत्यय लगा देंगे? तो याद रखिएगा यहाँ पर पहला ऑप्शन देखो, आचार में अगर हम लोग अन लगा दे तो क्या हो जाएगा? अनाचार। तो अनाचार का मतलब क्या होता है सर? जुल्म होता है। तो ऑप्शन जिसका फर्स्ट है करेक्ट हो जाएगा। अत्याचार अत्याचार होता है, अत्याचार, निराचार और दुराचार ये अलग चीज है, बट यहाँ पर अनाचार का जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो आपका जुल्म होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि पितृ शब्द में इक शब्द लगाने से क्या बनेगा? बताइए सर, अगर पितृ में अगर हम लोग इक लगाते हैं तो क्या बनता है? इक छोटी ये रहेगा, तो याद रखिएगा पित्त में बनाएंगे तो पैतृक बनेगा, लेकिन पैतृक कौन सा बनेगा सर? ए वाला तो बनेगा नहीं, सी वाला भी नहीं बनेगा, अब दोनों में से एक बनेगा, तो 2 वाला तो अशुद्ध लिखा है, तो यानी कि बचा क्या? ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन जो इसका 4 है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पैतृक। बिल्कुल सही बात है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो देखिए क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? बताइए सर, कृदंत प्रत्यय से कौन सा बना हुआ है? 68। फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। 68 बताइए सर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए सभी लोग। तो याद रखिए, कृपालु है, दुधारू है, बिकाऊ है और रंगीला है। तो 68 में याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बिकाऊ जो है करेक्ट हो जाएगा, ये आपका कृदंत प्रत्यय से बना है। क्लियर है? तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा कृपालु, दुधारू और रंगीला जो है आपके तद्धित प्रत्यय हैं। देखो, एक कृदंत प्रत्यय होता है, एक आपका तद्धित प्रत्यय होता है, तो यहाँ पर बिकाऊ आपका कृदंत है और तीनों आपके तद्धित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? बताइए सर, कौन सा शब्द आपका यहाँ पर प्रत्यय युक्त हो जाएगा? बताइए फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए सर, प्रत्यय किसमें है? सजीव, कुरूप, पराजय और मलिन। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर सजीव है, कुरूप है, पराजय है, मलिन है। तो यहाँ पर मलिन की अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल सही बात है सर, मलिन में इन प्रत्यय लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में अयोग वह वर्ण कौन से हैं? बताइए सर, निम्नलिखित वर्णमाला में अयोग वह वर्ण कौन से हैं? अयोग हुआ मैंने आपको बताया था कौन से होते हैं? आहा और अंगा होता है, तो यहाँ पर आहा और अंगा होना चाहिए, ये आ नहीं है, अंगा है और आहा है, तो ऑप्शन जो इसका 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक चंद्र बिंदी लगा दो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो ऑप्शन जो इसका 4 है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से बताइए किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है? बताइए सर, निम्नलिखित में से आप सभी को बताना है किस शब्द में आपका द्वितीय व्यंजन है। फटाफट सभी लोग जवाब देते चलेंगे सर। 71 द्वितीय व्यंजन का मतलब क्या होता है सर? देखिए सर, द्वितीय व्यंजन यहाँ पर है दिल्ली में, देखो ला और ला 2 बार आ गया है, तो बिल्कुल सही बात है सर। तो यहाँ पर जो दिल्ली वाला वर्ड है यहाँ पर द्वितीय व्यंजन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि ए और ए वर्ड क्या कहलाते हैं? बताइए सर, ए और ए वर्ड क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा है सर? 72। फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर, ए और ए वर्ड क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये आपके कंठ तालव्य, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। जिन वर्डों का उच्चारण कंठ और तालव्य दोनों की संयुक्त रूप से हो वहां पर आपका कंठ तालव्य होता है, तो आप ऑप्शन नंबर जो इसका 2 है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि ये जो तीनों सा है और हा है ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? बताइए, शा, सा और हा ये तीनों कैसे व्यंजन कहलाते हैं? 73 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार मैं आपको करवा चुका हूं, तो बिल्कुल सही बात है सर, ये आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। क्या दोस्तों? आपके
ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो 73 का जो आपका 2 वाला आंसर है करेक्ट हो जाएगा। स्पर्श संघर्षी अलग है, स्पर्शी अलग है और प्रकंपी तो बिल्कुल अलग है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि किसी वर्ग के पहले वर्ण का चा टा ता पा का मेल यदि अनुनासिक वर्ण से हो तो वहां उस वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाता है? बताइए सर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 74 जैसे का चा टा ता पा उसके अनुनासिक से हो तो उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाता है? बताइए सर। तो पंचमाक्षर बिल्कुल सही बात है। इसको वैसे भी पंचमाक्षर बोला जाता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है पंचम, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पंचमाक्षर। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 या पंचम बोल रहे हैं या 5 बोल रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? बताइए सर। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? 75 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। लेखक 75 देखिए बिल्कुल सही बात है सर। लेखक की अगर हम बात करते हैं तो लेखक में अक प्रत्यय लगा है। क्या लगा है दोस्तों? आपका अक प्रत्यय लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 76 कह रहा है निम्न में नासिक के व्यंजन कौन सा है? बताइए सर। 76 फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। नासिक के व्यंजन कौन सा है 76 में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है इया, इया जो होता है नाक से हल्का से देखो आता है ना, नासिक के व्यंजन हो जाएगा। इया हो गया, अड़ा हो गया और इसके अलावा ना हो गया, माँ हो गया, ये सारे आपके नासिक के व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि भैया निम्नलिखित में से कौन सा कृदंत है? मैंने आपको बता रखा है ना कृदंत क्या होता है। तो बताइए सर। चतुराई, भिड़ंत, मिठास और दुधारू में आपका कृदंत क्या हो जाएगा? भिड़ंत, भिड़ंत, कृदंत। तो बिल्कुल सही बात है। देखा जाए तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कृत प्रत्यय अंत से बना है इसलिए आपका ये कृदंत हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि भैया कंठ ध्वनियां कौन कौन सी है? 78 फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए यहाँ पर। कंठ ध्वनियां कौन कौन सी है? चलिए 78 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों यहाँ पर जो का और खा है, का वर्ग जो होता है वो कंठ ध्वनि के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कंठ ध्वनियां हो जाएंगी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? बताइए। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 79 फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो याद रखिएगा वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को हम लोग संज्ञा शब्द कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफी कम लोगों ने सही जवाब दिया है। तो यहाँ पर संज्ञा शब्द याद रखिएगा। जो ऑप्शन नंबर इसका 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? बताइए। जो सुत शब्द है अगर आपको इसको स्त्रीवाचक बनाना है तो किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? फिर क्वेश्चन नंबर 80 फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइए सर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए दोस्तों 80 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सुत शब्द को स्त्री, सुता, सुत का स्त्रीवाचक क्या होता है? सुतिक नहीं होता है सर, सुता होता है। तो यहाँ पर आ प्रत्यय लगेगा सर। सुत में सुता लगता है। सुत का स्त्रीवाचक क्या होता है? सुता होता है। क्लियर है। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 81 कि निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन से हैं? बताइए सर। रूढ़ शब्द कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 81 फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। रूढ़ शब्द मैंने आपको बताया था ना क्या होता है कि जो तोड़ा ना जा सके, जो एकदम स्वतंत्र होता है। तो 81 जवाब दीजिए सभी लोग। तो याद रखिएगा यहाँ पर जलज, पंकज, मलयज ये आपके रूढ़ नहीं है, बट यहाँ पर जो वैभव है, वैभव जो है आपका ये रूढ़ शब्द है। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं वैभव वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। वैभव का मतलब क्या होता है? ऐश्वर्य होता है। पंकज, जलज, मलयज ये सारे आपके योग रूढ़ हैं। क्लियर है। इनका प्रयोग बेसिकली आपके कमल के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि स्वरों को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? फटाफट जवाब दिए सर। स्वरों को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? स्वर जो होते हैं उनको और किस नाम से जानते हो सर? हल, अच, मूर्धन्य या प्लुत? फटाफट सभी लोग जवाब दीजिएगा। तो याद रखिएगा प्लुत तो उसका प्रकार होता है सर। प्लुत तो आपका एक प्रकार होता है। इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हल। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बहुत कम लोग जानते हैं सर। स्वरों को हल नाम से भी जाना जाता है। प्लुत एक प्रकार है। क्लियर है। मूर्धन्य तो आपका अलग ही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया सर।
चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है। दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। तो बताइए सर यहाँ पर महाप्राण कौन सा है। का, चा, या रा तो अंतहस्त है, तो यहाँ पर बचा, और सारे अंतहस्त आपके अल्प प्राण होते हैं, वो भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर बचा हुआ ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये आपका क्या हो जाएगा, महाप्राण व्यंजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है दोस्तों। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि मूल धातु से पूर्व जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। मूल धातु से पूर्व जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा मूल धातु से पहले हम लोग उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन जो इसका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ड होते हैं। बताइए सर, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ड होते हैं। 85 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, हिंदी वर्णमाला की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुल कितने वर्ड होते हैं, 50 वर्ड, 46 वर्ड, 35 वर्ड या 43 वर्ड। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर 85 की बात करते हैं तो हिंदी वर्णमाला में कुल आपके 46 वर्ड होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूँ। 10 आपका स्वर होता है और 35 आपके व्यंजन होते हैं। और लेखन के आधार पर तो आपके सबको पता है 52 होते हैं, 13 स्वर, 35 व्यंजन, 4 संयुक्त अक्षर। तो ये लेखन के आधार पर 52 होता है। लेकिन अगर हिंदी वर्णमाला में पूछा जाए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर कुल वर्डों की संख्या पूछी जाए तो आपका 46 होता है। ये चीज याद रखिएगा, जिसमें से 10 स्वर माना जाता है और 35 आपके व्यंजन माने जाते हैं। समझ में आ गया ना सर। 11 स्वर, माफ कीजिएगा, 11 स्वर, 35 व्यंजन। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से हैं। स्थान के आधार पर आप सभी को बताना है मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से हैं। बताइए सर, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। सब उच्चारण करके देख लो मूर्धन्य के अंदर कौन कौन आ जाएगा सर। ऑप्शन नंबर 4 जवाब आ रहा है, तो बिल्कुल सही बात है सर। टा वर्ग होता है कब का, टा, ठा, डाढ़ा, आड़ा। इसके अलावा यहाँ पर री जो होता है ये भी आपका मूर्धन्य होता है। जो आपका ये खट्टी सा होता है ये भी आपका मूर्धन्य होता है। तो ये चीजें याद रखिएगा, टा, ठा, टा वर्ग, री और सा, ये आपके मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जा और झा ये तालव्य होता है। और गा और घा ये आपका गा, घा कंठ होता है। पा और फा आपका ओष्ठ्य होता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से बताइए कि, यहाँ पर ये की है कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन कौन सी है। निम्नांकित में से आपको बताना है कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन कौन सी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शा, सा, उ और उ, ए और औ और खा और गा। नवीन विकसित की बात कर रहा है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नवीन विकसित की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो ये 2 शा हैं ये नवीन विकसित होते हैं। कुछ ही लोग इसका जवाब दिए हैं, बट यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये इसके अलावा और जो सब दिए हैं पहले से ही विकसित हैं। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। बताइए सर, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 88, बताइए सर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। स्त्रीत्व जो शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा है। 88, फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए सर। तो याद रखिएगा दोस्तों, स्त्रीत्व शब्द की बात करते हो तो इसमें आपका जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और व्यक्तिवाचक, इन सब में आपका जो आपका भाववाचक है वो करेक्ट हो जाएगा। स्त्रीत्व शब्द में आपका भाववाचक संज्ञा है। सॉरी, स्त्रीत्व की बात कर रहा है ना, तो हाँ भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। स्त्री शब्द का, स्त्री शब्द से आपका ये बना है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। बताइए सर, प्रत्युत्पन्नमति में कौन सा उपसर्ग है। प्रत्यु है, प्रा है या प्रति है। फटाफट बताइए सर। तो बिल्कुल सही बात है सर, प्रत्युत्पन्नमति की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। किसका दोस्तों, प्रति उपसर्ग का यूज किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 2 है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया सर। चलिए एक एक लाइक करते हुए चलिएगा अगर आपको समझ में आ रहा है। तो पीडीएफ आप सभी को पता है कहाँ से डाउनलोड करना है, तो पीडीएफ तो जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं। हिंदी वर्णमाला में बताइए आपको मूल स्वर कितने हैं। क्वेश्चन नंबर 90, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। तो हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर बताइए कितने हैं, 6, 4, 7 या 2। बताइए सर। तो भाई कुल स्वर तो आपके 13 होते हैं, बट मूल स्वर आपके टोटल 4 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, आपके 4 होते हैं। आ, ई, उ और री, ये आपके 4 मूल स्वर होते हैं। तो याद रखिएगा, तो ऑप्शन जो इसका 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है।
समझ में आ गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा हो जाएगा। बताइए सर, इन चारों में आपका रूढ़ शब्द कौन सा है? पशु, समतल, विद्यालय या वचनालय। तो यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही आ रहा है सर, पशु जो है आपका रूढ़ शब्द है, जबकि विद्यालय आपका वचन जो हो गया और वचनालय और समतल जो आपका यौगिक शब्द होते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? बताइए, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 92 है, तो याद रखिएगा अंत में आपका प्रत्यय जोड़ा जाता है। क्लियर है? तो ऑप्शन जो इसका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? अनुज का स्त्रीवाचक क्या होता है? बताइए सर, अनुज का स्त्रीवाचक अगर आपको पता है तो आप लोग कभी गलती नहीं करोगे। चलिए फटाफट जवाब दिए सभी लोग। तो 93 जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो छोटा भाई और अनुज का स्त्रीवाचक हो जाएगा अनुजा। तो बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन जो इसका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि भैया शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर कौन सा शब्द योग रूढ़ है? अभी मैंने आपको बताया था योग रूढ़, इसमें से कौन सा हो जाएगा? जलज, कुशल, विनिमय और पवित्र। बताइए सर, इसमें से योग रूढ़ कौन सा हो जाएगा? भैया विनिमय कैसे होगा सर? विनिमय नहीं है, जलज, कुशल, पवित्र, इसमें से बताना आप सभी को। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर जलज जो है आपका योग रूढ़ हो जाएगा, इसका अर्थ होता है कमल। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है, जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं फर्स्ट वो लोग यहाँ पर करेक्ट होंगे, विनिमय नहीं होगा सर। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चा, छा, जा, झा, वाह और इया ये ध्वनियां क्या कहलाती हैं? चा, छा, जा, झा, वाह और इया ये ध्वनियां क्या कहलाती हैं? फटाफट जवाब दीजिए सर, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, ये ध्वनियां आपकी तालव्य ध्वनियां कहलाती हैं। तो ऑप्शन जो इसका 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजनों की संख्या कितनी है? बताइए, हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? फिर से हिंदी वर्णमाला की बात कर रहा है, तो इसमें कुल व्यंजन बताना है आप सभी को, कितने हो जाएंगे? तो 33 है, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन जो इसका 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, वर्णमाला में बताइए कि संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? स्वर की बात कर रहा है, संयुक्त व्यंजन तो आपको छात्रिज्ञा और स्रात, सात स्रा तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर बताना है संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं। 97, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। बताइए सर, 97 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, हिंदी वर्णमाला की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो संयुक्त स्वर हैं आपके, वो आपके 4 नंबर वाला या 2 नंबर, 4 वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ए और औ। क्लियर है दोस्तों? संयुक्त स्वर आपके कौन कौन से हैं? ए हैं और औ हैं, ए और औ हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन जो इसका 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना सर? चलिए 98 सभी लोग जवाब दीजिए कि हिंदी वर्णमाला में कुल संयुक्ताक्षर कौन कौन से हैं? संयुक्ताक्षर बताइए कौन कौन से हैं? फटाफट क्वेश्चन नंबर 98 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। 98 की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी वर्णमाला में छा, त्रिज्ञा और शा, मैंने आपको बताया था ना, ये आपके संयुक्ताक्षर होते हैं। ये 2 वर्डों के मेल से बनते हैं। छा आपका का और खट्टी सा से बनता है, आधा ता और रा से रा बनता है, और आधा जा और यहाँ से जा ज्ञा बनता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि निम्न में से बोध वर्ण कौन है? बताइए सर, निम्न में से बोध वर्ण कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 99 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। बोध वर्ण कौन कौन से हैं? फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए सर, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? बोध वर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 99। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हा है, बिल्कुल सही बात है सर, जो हा है आपका ये बोध वर्ण है। हा आपका ऊष्म होता है, अघोष होता है, महाप्राण होता है, स्वर यंत्रीय व्यंजन होता है, बहुत सारी इसकी परिभाषाएं, बहुत सारे नाम से इसको हम जानते हैं। और लास्ट क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्न में से कोमल तालव्य ध्वनियां कौन सी है? कोमल तालव्य ध्वनियां कौन सी है? फटाफट बताइए सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 100, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। यहाँ पर कोमल तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं? तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर कोमल तालव्य की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो चा वर्ग होता है वो आपका कोमल तालव्य के अंतर्गत आता है, चा, छा, जा, झा। क्लियर है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका 3 है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।